अस्सलाम वालेकुम जी। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हफ्ता है 25 अक्टूबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। दो बड़े अहम मामलात, एक तो एसपी अदील अकबर की जो मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी है उसके फॉलोअप में कई अहम मामलात की तस्दीक हो रही है और पुलिस का महकमा अब इसे क्या रंग देने की कोशिश कर रहा है। एक नहीं बल्कि दो टेलीफोन कॉल्स अदील अकबर को वसूल हुई या उसने की, किन लोगों से बात उसने की, हथियार क्या उसने अपना इस्तेमाल किया 9mm का या SMG गन इस्तेमाल किया अपने ऑपरेटर से लेकर। ये दोनों जो बंदे गिरफ्तार हैं, पुलिस हिरासत में हैं, जो डबल केबन गाड़ी में इसके साथ मौजूद थे, ये क्या कह रहे हैं, इनके बयानात अभी तक क्या आए हैं और पुलिस का महकमा इसे बिलखुसूस अब क्या रंग देने की कोशिश कर रहा है। ये पहला मौजू। दूसरा मौजू मेरा ख्याल है सब मौजूआ से ज़्यादा अहम है। हम तो अपनी मुल्की सियासत में उलझे रहते हैं, पसंद नापसंद में और नफ़रत फैलाने में मसरूफ़ होते हैं, इल्ज़ाम लगाने में मसरूफ़ होते हैं। लेकिन असल मसला ये मेरा आज का दूसरा मौजू है जो बहुत बड़ी टेंशन बन सकती है। वो मौजू है पाकिस्तान और भारत के बीच एक और बड़ी जंग का ख़दशा, क्योंकि भारत ने अचानक तीनों फ़ौजों का, एयरफोर्स हो, नेवी हो या उनकी बड़ी फ़ौज हो, एक बहुत बड़े पैमाने पर मशकों का ऐलान कर दिया है। और इस बार जो भारतीय मीडिया के कुछ एक्सपर्ट्स या इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि भारत का इरादा ये है कि पाकिस्तान और भारत के बीच सिंध के करीब एक पट्टी है, एक इलाका है, उस पर कब्ज़ा करना है। सरखरीक के ऊपर राजनाथ सिंह ने धमकी भी दी थी पाकिस्तान को। अब ये जो मशकें हैं उसके जवाब में पाकिस्तान की क्या तैयारियां हैं और क्यों कुछ बैनुल-अक़वामी माहिरीन ये मान रहे हैं कि अगले हफ्ते डेढ़ के अंदर पाकिस्तान भारत के बीच बड़ी खौफनाक जंग आगाज़ हो सकता है। इसकी डिटेल आज के वीलॉग में। सबसे पहले ज़रा एसपी अदील अकबर के ऊपर, क्योंकि मैं गुफ्तगू पिछले 2-3 दिन से कर रहा हूँ, तो लोग चाह रहे हैं कि मालूमात उन तक पहुँचाई जाएँ। देखिए, इनके जो ऑपरेटर और ड्राइवर हैं वो ज़ेर हिरासत हैं। मैंने कल जो एक ऑडियो मैसेज नशर किया, वो गाड़ी में बैठा इनका जो ऑपरेटर है उसका ऑडियो मैसेज था जो उसने अपने हुक्काम तक पहुंचाया मुबैना तौर पर। ज़ाहिर बात है अब इसकी जो फोरेंसिक को करेगा तो फिर मालूम होगा कि ये उसी का है या नहीं, लेकिन पुलिस ऑफिशियल्स हूँ या ज़िम्मेदार लोग हूँ वो ये मानते हैं कि वो ऑडियो मैसेज दुरुस्त था। उसमें तो हथियार 9mm जो है पिस्तौल, उसका जिक्र हो रहा है। आज जो रिपोर्ट सामने आई, टीवी चैनल्स पे जो चीज़ें चली, उसमें कहा जा रहा है SMG गन है जिसका फायर लगा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अदील अकबर के बारे में जो हमने वीलॉग में दो चीज़ें डिस्कस की, उनकी तस्दीक कैसे हो रही है। एक, हमने कहा जी डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आया था और उसने छुट्टी मांगी थी, उसका सबूत भी आज आपके सामने आ चुका है कि वाक़यतन उसका डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आया था और उसने छुट्टी मांगी थी। ये 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक की उसने छुट्टी मांगी थी जो उसे नहीं दी गई। ये जो इनका हॉस्पिटल है, पोली क्लिनिक, वहाँ पे डॉक्टर ज़ियाउल्लाह नामी शख्स ने कंप्लीट रेस्ट फॉर 3 डेज़ का नुस्खा लिखा था, पैराडोल की दवाई भी तजवीज़ की है कि डेंगू मुस्बत आया है। और अदील अकबर ने DIG इस्लामाबाद और DIG एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद को ये चिट्ठी, दरख्वास्त छुट्टी की लिख रखी थी। इसका मतलब है कि उसे इसके बावजूद छुट्टी नहीं दी गई। डेंगू पॉजिटिव था, बुखार में था, फिर भी ड्यूटी पर था, छुट्टी उसे नहीं मिल रही थी। दूसरा हमने नुक्ता उठाया था उनकी प्रमोशन के हवाले से। जब मैंने कल और परसों वीलॉग में ये बातें की तो मेरे कई सहाफ़ी दोस्तों ने और देखने वालों ने बहुत एतराज़ किया कि बेतुकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी सहाफ़ी मालूमात होती हैं फिर ही वो बात करता है। प्रमोशन के हवाले से भी तस्दीक हो गई कि 2 बार प्रमोशन उसकी नहीं हो सकी। ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में जाना बड़ी मामूल की मामला हुआ करता है। ASP जब SP बनता है। कोयटा में थे तब उनके खिलाफ इंक्वायरी खुली, वो इंक्वायरी, उनकी रिपोर्ट क्लियर हो चुकी थी और अब वो अपनी प्रमोशन के मुंतज़िर थे। तो ये खबर मैंने दी कल, आज उसकी भी तस्दीक हो रही है। खुद पुलिस ज़राए ने जो टिकर चलवाए टीवी चैनल्स पर, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अच्छा, अब उनका फुल ब्राइट में दाखिला भी हुआ पड़ा था। अपने डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के लिए वो दफ्तर खारजा भी गए उसी दिन जिस दिन उन्होंने खुदकुशी की मुबैना तौर पर। अच्छा, रिपोर्ट भी उनकी क्लियर आ गई है, जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी जिसकी वजह से प्रमोशन नहीं हो रही थी। तो सवाल ये पैदा होता है, सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि प्रमोशन को वो अब परसू कर रहे थे, रिपोर्ट क्लियर हो चुकी थी, फिर खुदकुशी क्यों की? फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिल चुका है, दफ्तर खारजा वो गए अपने इन्हीं 2 बंदों के साथ डबल केबन गाड़ी में डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक कराने के लिए, उसके लिए भी वो यानी परसू कर रहे हैं, तो खुदकुशी क्यों की? वो जो वजूहात हैं उनके सारे इशारिये
दबाव, प्रेशर, सेहत और में भी कोई ज़ाती मसाइल हों उनकी जानिब जाते हैं। अदरवाइज तो जो दो मेन कंसर्न की चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ पुलिस अफसरान के मुताबिक ये जो मामूल का प्रेशर होता है, ये पुलिस अफसरान के लिए डे टू डे मामूल की कार्रवाई होती है। ऐसी कोई अनयूजुअल बात नहीं होती कि इसमें कोई शख्स खुदकुशी करे। कोई इंतहाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन डेवलप होती है जिसके बाद ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँचती है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ जाएं वो सुन लें। ये जी इनके ऑपरेटर ने बताया कि एक कॉल इन्हें 4:23 पर आती है जिसमें कहा गया कि छुट्टी कर चुका हूँ, किसी और वक्त आइएगा। कल मैंने आपको ये खबर दी कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में किसी को मिलने जा रहे थे और आगे से पता चला कि वो शख्स सीट पर नहीं बैठे हुए। तो आज ऑपरेटर ने भी जो बयान दिया इससे मिलता जुलता है। अदील ने फिर अपने ड्राइवर को दफ्तर खारजा जाने का कहा। वहाँ पर उसने अपने कागजात की तस्दीक करवानी थी, जो डिग्रीज होती हैं, क्योंकि फुल ब्राइट के लिए बाहर जाना था। इस दौरान इन्हें एक और कॉल मौसूल हुई। ये दूसरी कॉल है जो सरीना के सामने उनको कॉल मौसूल हुई। तो मेरी इत्तला ये थी कि ये एक इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के बंदे से बात हो रही है, लेकिन आज पता चला मुझे कि दो कॉलें थी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से भी बात हुई और एक असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का कोई अफसर हो सकता है जिसके साथ उनकी गुफ्तगू हुई, जिसके बाद फिर उन्होंने बकौल इनके ऑपरेटर के उन्होंने अपने गनमैन से गन मांगी। मैगजीन निकाल कर गनमैन ने गन दी। उन्होंने पीछे बैठे डबल केबन में, आगे ड्राइवर और ऑपरेटर बैठा हुआ है, तो उन्होंने गोलियां उसमें से निकाली। तो पूछा इसमें कितनी गोलियां डलती हैं? उन्होंने कहा जी 50। और मैगजीन उन्होंने लोड की अपने ऑपरेटर से लेके, गनमैन से लेके, और चंद लम्हों बाद इनके बकौल फायरिंग की आवाज़ आई। फायर माथे पर लगा जो कि सर के पिछले हिस्से से बाहर निकल गया। ऑपरेटर ने फौरी वायरलेस कंट्रोल रूम को इत्तला दी। ये मैंने कल मैसेज चलाया था, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे SMG गन की बात हो रही है। मेरे पास जो मैसेज था उसमें 9mm की बात हो रही है, क्योंकि SP के पास खुद भी होता है एक अफसर के पास। अब ये SMG गन शॉट का एंगल 65 बताया जा रहा है पुलिस अफसरान के मुताबिक, और कहा जाता है कि SP अफसरान तो SMG के माहिर नहीं होते, पता नहीं क्यों नहीं होते, होना चाहिए, होते हैं। ये एक रंग दिया जा रहा है कि हादसाती तौर पर गन चली है। मुझे ये तासुर मिला है कि आज की जो ताज़ा रिपोर्टिंग इस पर हुई उसमें कहा गया कि वो गन हादसाती तौर पर उनसे चली। ऑडियो मैसेज 9mm का है, यहाँ आज बताया जा रहा है SMG गन और हादसाती तौर पर चली है। तो ये किसी शाय पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। डेंगी पॉजिटिव, प्रमोशन में रुकावट, ड्यूटी से तंग, रेस्ट नहीं मिल रहा, ये चीज़ें आपके सामने, और शायद कोई ज़ाती मसला भी हो तो यहाँ तक नौबत आई। एक बड़ा अहम मुद्दा जो मैंने आज डिस्कस करना है आपसे, पाकिस्तानी सियासत में बात बाद में होगी। इंडिया ने नोटम जारी किया है, ये नोटिस टू एयरमैन होता है। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इंडिया की जो भारतीय फ़ौजें हैं वो ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही हैं, जिनका नाम रखा उन्होंने त्रिशूल। ये जो त्रिशूल है एक्सरसाइज, ये इंतहाई वसी पैमाने पर बड़ी और जामे फ़ौजी मशकें हैं जिनका आगाज़ किया है भारत ने। याद रहे कि इससे पहले राजनाथ सिंह जो हैं वो सरखरीक के हवाले से भी धमकी पाकिस्तान को दे चुके, और कल परसों वो जैसलमेर राजस्थान भी फ़ौजियों से मुखातिब हो चुके। इस बीच उनकी जो आर्मी चीफ और दीगर लोग हैं वो भी धमकी आमेज़ गुफ्तगू कर चुके हैं। ये जो फ़ौजी मशकें जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ त्रिशूल है, ये वजारत दिफा जो भारत की है उसने कहा जी हम इसको कर रहे हैं आत्मानीर भारता के लिए। आत्मानीर भारता का मतलब है सेल्फ रिलायंस के लिए। लेकिन इसमें जो जनूबी कमांड जितनी भी है इनकी, श्रीनगर से लेकर नीचे तक, वो सारी की सारी कमांड इसमें इंगेज होगी। एयरफोर्स, नेवी और बड़ी फौज। अब आप पूछें नेवी यहाँ क्या करने आएगी, वो बताने लगा हूँ। इनका हदफ है सरकरीक का इलाका, भारतीय गुजरात, पाकिस्तानी सिंध, कराची और सरकरीक का इलाका। यहाँ ये और आगे नीचे समंदर है, बहरा अरब, वहाँ पे इन्होंने एक्सरसाइजेस करनी है इन तीनों फौजियों के साथ। एक साहब है सिक्योरिटी एक्सपर्ट जिनका नाम है डेमियन सेमैन। डेमियन जो हैं ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। इनका मानना है कि ये जो एयर स्पेस जिसको रिस्ट्रिक्ट किया है इंडिया ने, नोटम जारी किया है, वो 28,000 फीट तक की बुलंदी को उन्होंने मार्क किया है। तो डेमियन के मुताबिक ये एरिया और ये स्केल, ये बुलंदी इंतहाई अनयूजुअल है, अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी स्केलिंग, इतनी बुलंदी तक को, 28,000 फीट तक को मार्क करना, इससे अंदाज़ा होता है कि बहुत अनयूजुअल काम होने जा रहा है भारतीय फ़ौज की जानिब से, भारतीय एयरफोर्स की जानिब से। यहाँ यहीं काम ख़त्म नहीं होता, बल्कि मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने भी जवाब में जो नोटम है वो जारी किया है।
پاکستان کی جانب سے بھی جو پاکستانی فوجی پاکستانی ایئر فورس ہے ان کو الرٹ کر دیا گیا ہے. پاکستان نے جو نوٹم جاری کیا اس کے اوپر انڈین میڈیا یہ مان رہا ہے کہ شاید اس بیچ میں پاکستان نے یا تو بہت اہم ہتھیار کا ٹیسٹ کرنا ہے یا پاکستان ایک جنگ کو اینٹیسپیٹ کر رہا ہے بائی انڈیا. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ سرکریک اور یہ جو مشقیں ہیں یہ کیوں اہم ہیں اور کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ بھارت کا اگلا پلان زمینی طور پر کسی جگہ پہ قبضہ کرنا ہے. ہوا یہ ہے کہ کل میں نے ذکر کیا تھا ایک بندے کا افغانستان کی ویڈیو میں جو نیٹ سیکیورٹی جیف نامی بندہ ہے FJ جو کہ مڈ سٹون سینٹر امریکہ کا ہے اس سے وابستہ ہے. اس نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ جو پچھلی جنگ میں ہوا اس کے بعد اب بھارت نے کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی متنازع علاقے کا کچھ حصہ قبضہ کرے تاکہ ان کے پاس سم تھنگ ٹو سیلیبریٹ ہو. تو سرکریک کوڈ بی دا نیکسٹ تھنگ. اسی لیے راجناتھ نے سرکریک کی دھمکیاں دے رکھی ہیں پاکستان کو. تو سرکریک کا جو 96 کلومیٹر کی پٹی ہے مارش لینڈ ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان یہاں پہ کچھ کنسٹرکشن کر رہا ہے دفاعی تو باز آ جائے وگرنہ ہم اس میں کارروائی کر سکتے ہیں. تو بھارت اب یہ لگ رہا ہے مجھے ان کا میڈیا یا ان کے ایکسپرٹس کو دیکھنے کے بعد کہ بھارت یہ فریم کرے گا کہ پاکستان کی ملٹری سرکریک کے متنازع علاقے میں کچھ ملٹری کنسٹرکشن کر رہی ہے جو کہ متنازع علاقے میں اجازت نہیں ہے. ہم نے پھر اس کا بدلہ لیا یا اس کو ختم کرنے کے لیے آپریشن شروع کیا ہے. سرکریک کے اوپر بھارتی میڈیا بھارتی ریٹائرڈ افسران مثال کے طور پر ایک اکاؤنٹ ہے بھارت کا پراسنا چات وہ یہ لکھتا ہے کہ سرکریک کوڈ بی دی اسٹیج سرکریک کوڈ بی دا اسٹیج فار اے سائلنٹ ٹیک اوور. خاموشی سے اس جگہ کو ہتھیانا ہے یہ وہ اسٹیج ہے جو بھارت کی جہاں پہ نظر ہے. پھر ایک انڈیا آئے ناؤ نیوز نامی ایک ہینڈل ہے وہ لکھتا ہے کہ سم تھنگ ہیوج از بریونگ اپ. بہت اہم شے کوئی برو ہو رہی ہے ابھر رہی ہے لاوا جو کہ سرکریک کے قریب ہے. سرکریک کا لفظ بھی انڈین ہینڈلز نے بار بار استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. لگ یوں رہا ہے کہ یہ متنازع پٹی میں پاکستان پر الزام لگا کے کہ یہاں وہ کوئی کنسٹرکشن کر رہا ہے. یہاں بھارت کی جو ایکسرسائزز ہیں جوائنٹ اور 28,000 فٹ تک انہوں نے ایئر کو لاک کیا ہے. کوئی مشن ان کا یہ ہے کہ اس پٹی پر حملہ کیا جائے اس پٹی پر فزیکلی قبضہ کیا جائے تاکہ یہ جو پچھلی جنگ میں سبکی ہوئی اس کا کوئی خمیازہ اس کا ازالہ اپنے عوام کے سامنے کیا جائے. کیونکہ میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں BJP کی اقتدار اور BJP کی جو سیاست ہے اس کا دار و مدار بہار کے الیکشن پہ ہے جو کہ ہو رہے ہیں 2 مرحلوں میں اور نومبر میں ہی ہونے جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے کوئی ٹرافی انہوں نے حاصل کرنی ہے وہ ٹرافی ان کے لیے بڑی ضروری ہے. اسی لیے سرکریک کے اوپر ان کی نظر ہے. اور یہ گجرات اور کراچی جو انڈین ریاست گجرات اور کراچی اس کے بیچ میں 96 کلومیٹر کی پٹی پڑتی ہے متنازع علاقہ ہے. لیکن پاکستان نے بھی بہرحال جواب دے رکھا ہے اور کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ جو طالبان کے ساتھ پاکستان کی افغان طالبان کے ساتھ جھڑپ ہوئی پچھلے دنوں پاک افغان سرحد کے اوپر اس جھڑپ میں پاکستان نے فل سکیل جنگ اس لیے نہیں کی کہ پاکستان کے پاس معلومات تھیں کہ بھارت سرکریک کے اوپر کچھ کرنے جا رہا ہے اس لیے روکا جائے اس جنگ کو اس جھڑپ کو افغانستان کے ساتھ جو فل سکیل ہے اسے کم کیا جائے کیونکہ یہ اب بھارت یہاں سے پنگا کرنے جا رہا ہے. یہ المیہ ہے پاکستان کا کہ ایک طرف افغان طالبان ان کے ساتھ جھڑپیں ہیں دوسری طرف بھارت وہ دوبارہ مشقیں کر رہا ہے اور سرکریک پر قبضہ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. جوان پھر تیار ہیں اللہ خیر کرے. خدشہ ہے کہ اس خطے میں جو اکتوبر کا آخری ہفتہ ہے وہ کسی جنگ کو جنم نہ دے. میں نے خیر طالبان کی بات بھی کرنی تھی خان صاحب کی بات بھی کرنی تھی لیکن آج وقت کی کمی ہے. آج یہ دونوں موضوعات جو ہیں ان کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل کے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.